हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम समझेंगे NFT नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और क्या NFT एक बबल है जो आने वाले टाइम में बर्स्ट करेगा या फिर सही में NFT के अच्छे यूज केस हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज के वीडियो के अंदर हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए, वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन करूँ कि NFT क्या है, तो NFT डिजिटल आइटम्स होते हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन करते हैं और ब्लॉकचेन के ऊपर ही स्टोर होते हैं। और क्योंकि NFT डिजिटल होते हैं तो इनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने रिसेंटली ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि पीपल का ये डिजिटल NFT आर्ट $69 मिलियन में सेल हुआ। तो ये जो आर्ट है ये कंप्लीटली डिजिटल है और इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर्ड है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई फिजिकल कॉपी है जिसको आप दीवार पे लगा सकते हो। ऑफकोर्स अगर आप चाहो प्रिंट आउट लेके जरूर लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है इस NFT की वो सिर्फ इस डिजिटल NFT की यहाँ पर रहेगी जो ब्लॉकचेन के ऊपर ऑनलाइन स्टोर्ड है। और क्योंकि NFT यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर रन और स्टोर होती है तो उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि NFT की ओनरशिप भी यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर सेव्ड होती है, जो आप प्रूव कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिटकॉइन या इथेरियम का वॉलेट है और आपके पास प्राइवेट की है तो आप प्रूव कर सकते हो कि ये वॉलेट मेरा है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर आपको जो NFT है उसके लिए आपके पास जो वॉलेट का प्राइवेट की है अगर आपके पास है तो उससे आप प्रूव कर सकते हो कि इस डिजिटल आर्ट का एक्चुअल ओनर मैं खुद ही यहाँ पर हूँ। तो ये यहाँ पर NFT के बारे में एक बेसिक एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन अब NFT को हम और डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। तो NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन्स। फंजिबल का मतलब क्या है? तो फंजिबल ऐसे आइटम्स होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको आप इंटरचेंज कर सकते हो और उनको लोअर डेसिमल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए बिटकॉइन, जहां पर हर एक बिटकॉइन आइडेंटिकल होता है। अगर मेरे पास एक बिटकॉइन है और आपके पास भी एक बिटकॉइन है तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यू यहाँ पर सेम रहेगी। अगर हम आपस में अपने बिटकॉइन को एक्सचेंज भी करते हैं तब भी इनकी वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वहाँ पर सेम ही रहेंगे। एक बिटकॉइन ही रहेगा। साथ ही में अगर मैं चाहूँ तो इन बिटकॉइन को लोअर डेसिमल्स के अंदर भी डिवाइड कर सकता हूँ। मैं इनको सतोशी के अंदर भी लोगों को यहाँ पर सेंड कर सकता हूँ। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फंजिबल आइटम्स के। एंड क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप फंजिबल टोकन्स की बात करेंगे तो बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, XRP, ये सारे के सारे फंजिबल टोकन्स हैं। अगर रियल वर्ल्ड के आपको आइटम्स की बात करनी है तो डॉलर, इंडियन रुपी, ये सब ऐसी चीजें हो गई जो यहाँ पर फंजिबल आइटम्स बोली जाती है। अब इसी का ऑपोजिट होता है नॉन फंजिबल टोकन, जहाँ पर हर एक टोकन यहाँ पर यूनिक होता है। जैसे बिटकॉइन आपस में आइडेंटिकल होते हैं, यहाँ पर हर एक जो टोकन होगा उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और वो बाकी सबसे एकदम डिफरेंट होगा। साथ ही में इनको आप लोअर डेसिमल्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर बीपल का जो ये आर्ट है इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। ये एक पूरा कंप्लीट डिजिटल आर्ट है। ये एक यूनिक आइटम है, इसके जैसा दूसरा कॉपी यहाँ पर हो नहीं सकता। अगर होगा भी तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे। साथ ही में इस आइटम को ऐसा नहीं है कि आप काट के डिवाइड करके इसको सेंड कर सकते हो किसी को। तो ये यहाँ पर एक नॉन फंजिबल टोकन हो गया। साथ ही में यहाँ पर अगर रियल वर्ल्ड आइटम्स की बात करें तो आप मोनालिसा की पेंटिंग को देख सकते हैं, जहाँ पर ये जो पेंटिंग है ये यूनिक है और इस पेंटिंग को आप ऐसा नहीं है कि काट के आधा डिवाइड करके किसी को सेंड कर सकते हो। तो ये भी एक नॉन फंजिबल आइटम हो गया। साथ में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी या अपने हाउस का एग्जाम्पल लेंगे तो वो भी एक नॉन फंजिबल आइटम है, क्योंकि वो जो आइटम है वो एकदम यूनिक होगा। वैसा सिमिलर कहीं पर आपको दूसरी प्रॉपर्टी नहीं दिख सकती जिसको सेम डायरेक्शन पे वो फेस कर रही हो, सेम उसका एरिया हो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम मैच नहीं करेंगे। तो ऐसे जो आइटम्स होते हैं जो यूनिक होते हैं उसके जैसा दूसरा आइटम नहीं होता, और होता भी है तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ नहीं होते हैं। प्लस वो लोअर डेसिमल्स के अंदर डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, इन सबको आप लोअर डेसिमल्स में सेंड कर सकते हो। उनको नॉन फंजिबल आइटम्स या नॉन फंजिबल टोकन्स यहाँ पर बोला जाता है। तो आई होप अब आप फंजिबल और नॉन फंजिबल के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे और आपको अब ये भी पता चल गया होगा कौन से फंजिबल टोकन्स हैं और कौन से नॉन फंजिबल टोकन्स हैं। अब नेक्स्ट हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर समझेंगे कि NFT यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर किस तरह से वर्क करते हैं और कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हैं। वैसे काफी सारी ब्लॉकचेन है जो अपने NFT के वर्जन यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इथेरियम ब्लॉकचेन का एग्जांपल लेंगे क्योंकि वो पहली ऐसी ब्लॉकचेन थी जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया और पहला सक्सेसफुल NFT गेम इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ही आया था, क्रिप्टोकिटीज 2017 के अंदर। और आज की डेट में भी मैक्सिमम NFT प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इथेरियम की ब्लॉकचेन को ही यहाँ पर प्रेफर करते हैं। तो जैसा आप इथेरियम के बारे में जानते होंगे कि इथेरियम एक स्मार्ट ब्लॉकचेन है जो अनलाइक बिटकॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करती है। और NFT को समझने के लिए यहाँ पर हम इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल लेंगे, क्योंकि NFT टोकन्स भी बाकी जो फंजिबल टोकन्स है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, जैसे यूनिस्वैप, चेनलिंक हो गया, आवे हो गया, उन्हीं की तरह काम करता है, लेकिन ये डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हैं जिसके कारण इनकी फंक्शनैलिटी यहाँ पर चेंज हो जाती है।
तो 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात करेंगे। पहला है ERC-20, उसके बाद ERC-721 और उसके बाद ERC-1155। अब ERC-20 की अगर आप बात करो तो ये एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो नए फंजिबल टोकन्स को लॉन्च करने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल चेनलिंक हो गया, यूनिसॉप हो गया, आवे हो गया, इंजन कॉइन हो गया। ये सारे के सारे टोकन्स हैं जो ERC-20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हुए। ERC-20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फंजिबल टोकन्स को सपोर्ट करता है, लेकिन ये NFT नॉन फंजिबल टोकन्स को सपोर्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ERC-721 के ऊपर। तो ERC-721 NFT नॉन फंजिबल टोकन्स को सपोर्ट करता है, लेकिन ये फंजिबल टोकन्स को सपोर्ट नहीं करता है। साथ ही में यहाँ पर ERC-721 सबसे पहला और सक्सेसफुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया था इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जो NFT को सपोर्ट करता था। तो इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज और ये काफ़ी स्लो था, जहाँ पर आपको अगर एक तरह का NFT टोकन लॉन्च करना है तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक टोकन ही सपोर्ट होगा, दूसरा टोकन यहाँ पर सपोर्ट नहीं हो सकता। अगर आपको 5 तरह के डिफरेंट टोकन बनाने हैं तो 5 तरह के डिफरेंट आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। साथ ही में यहाँ पर ट्रांजैक्शन के ऊपर भी काफ़ी लिमिटेशन थी कि अगर आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन को आप रन कर सकते हो। अब इसी ERC-721 का अपग्रेडेड वर्जन आया ERC-1155 जो इंजन कॉइन के CTO ने लॉन्च किया था। NFT स्पेस को देखते हो कि किस तरह से ये एक्सपैंड होगा, जैसे जैसे नए गेम्स और नए ऐप्स यहाँ पर आएंगे, तो उन्होंने यहाँ पर ERC-1155 को लॉन्च किया जो यहाँ पर NFT नॉन फंजिबल टोकन्स को सपोर्ट तो करता है ही, साथ में वो यहाँ पर फंजिबल टोकन्स को भी सपोर्ट करता है। और जैसा ERC-721 में आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक ही तरह का टोकन लॉन्च कर सकते हो, ERC-1155 के अंदर आप मल्टीपल टोकन्स एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉन्च कर सकते हो। जैसे किसी गेम के अंदर सोर्ड्स के लिए एक टोकन हो गया, शील्ड के लिए एक टोकन हो गया, गोल्ड के लिए एक टोकन हो गया। तो ये सारे के सारे जो टोकन्स हैं ERC-1155 के अंदर एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्च हो सकते हैं। और इसी कारण से ERC-1155 के ऊपर ट्रांजैक्शन फी भी कम लगती है, ये फास्ट भी है, प्लस यहाँ पर सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर आप मल्टीपल ऑपरेशंस भी रन कर सकते हो जो ERC-721 के अंदर नहीं है। अब थोड़ा सा अगर NFT का एग्जांपल लें तो ERC-721 के ऊपर लॉन्च हुए थे CryptoKitties, Cyberpunks, Decentraland। अगर आप ERC-1155 का एग्जांपल लोगे तो इंजन कॉइन, सैंडबॉक्स, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो ERC-1155 के ऊपर लॉन्च हुए हैं। तो ये 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इथेरियम के ऊपर NFT को सपोर्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर NFT टोकन्स भी बाकी टोकन्स की तरह ही इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं। जैसे आपका जो भी इथेरियम का टोकन है आप उसको अपने ब्लॉकचेन के वॉलेट के अंदर रखते हैं तो वो ब्लॉकचेन में रहते हैं, आप मेटामास्क से एक्सेस कर सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर NFT जो है वो भी उसी तरह से काम करते हैं, ये भी ब्लॉकचेन के ऊपर ही स्टोर्ड होते हैं। आप इसको मेटामास्क या आपका जो भी इथेरियम का वॉलेट है उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप ट्रांजैक्शन या कोई भी चीज़ करेंगे तो यहाँ पर ये टोकन जो है ये अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्शन करेंगे। जैसे फंजिबल टोकन जो हैं वो ERC-20 से इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर अगर आप ये दूसरे नॉन फंजिबल टोकन्स देखेंगे तो यहाँ पर ERC-721 या फिर ERC-1155 जिनके ऊपर वो बेस्ड है उनसे यहाँ पर इंटरेक्ट करें। तो आई होप NFT के बारे में एक आपको यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि NFT क्या है और टेक्निकली भी ये किस तरह से वर्क करते हैं। लेकिन NFT क्रेज को और डिटेल में समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ NFT प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। तो NFT प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे पहले आते हैं क्रिप्टो गेम्स जैसे डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स। ये ऐसे ओपन वर्ल्ड डिसेंट्रलाइज गेम्स हैं जिसके अंदर आप वर्चुअल लैंड को खरीद सकते हैं और उसके अंदर अपने घर आप बना सकते हैं, कलेक्टेबल आइटम्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कलेक्टेबल आइटम्स या कलेक्टेबल कार्ड्स। कलेक्टेबल आइटम्स की अगर हम बात करें तो CryptoKitties बहुत बड़ा एग्जांपल है। 2017 में ये NFT गेम आया था और इसका क्रेज इतना ज़्यादा हुआ था कि इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर कंजेशन इसने क्रिएट कर दिया था, जहाँ पर आप बिल्लियाँ कलेक्ट कर सकते थे और उन बिल्लियों को ब्रीड करवा के एक नई तरह की बिल्ली बना सकते थे और हर बिल्ली के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे वो डिफरेंट है। NFT है तो यूनिक होगा। एंड इसका क्रेज इतना ज़्यादा था कि एक CryptoKitty थी ड्रैगन जो 600 इथेरियम पे सेल हुई थी। कैन यू इमेजिन। साथ ही में यहाँ पर एक NFT प्रोजेक्ट है CryptoPunks जिसके अंदर 10,000 लिमिटेड सप्लाई के अंदर पिक्सल आर्ट कैरेक्टर्स बनाए गए थे जो इनिशियली फ्री में आप क्लेम कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में इनका बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। इनफैक्ट आपने ट्विटर में काफ़ी लोगों की ऐसी प्रोफाइल देखी होगी। तो ये बेसिक एक कैरेक्टर्स हैं जिसमें हर एक कैरेक्टर जो है उसके यूनिक यहाँ पर एट्रीब्यूट्स रहते हैं और इनका भी क्रेज़ इतना ज़्यादा है जहाँ पर आज की डेट में NFT मार्केट प्लेस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर CryptoPunks ट्रेड हो रहे हैं और एक कैरेक्टर है यूनिक कैरेक्टर एलियन जो अराउंड 605 इथेरियम के अंदर यहाँ पर सेल हुआ था। साथ ही में यहाँ पर NBA टॉप शॉट के कलेक्टेबल कार्ड्स भी हैं जो NFT मार्केट प्लेस के अंदर सेल हो रहे हैं, जो फ्लो ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहे हैं। फ्लो ब्लॉकचेन जो CryptoKitties के फाउंडर्स ने ही यहाँ पर बनाई है। एंड ये कलेक्टेबल कार्ड्स के अंदर बेसिकली NBA की स्मॉल क्लिप होती है, उसी कार्ड्स को सेल किया जाता है और बहुत बड़े बड़े अमाउंट के अंदर यहाँ मार्केट प्लेस के अंदर सेल कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर जैक डॉर्सी जो ट्विटर के फाउंडर और CEO हैं
उन्होंने अपना सबसे पहला ट्विटर का ट्वीट एज ए NFT सेल किया था और $2.9 मिलियन के अंदर सेल हुआ था। तो यहाँ पर आई नो अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारे के सारे जो डिजिटल आइटम्स है फिर इनका यूज़ हुआ क्या। तो एक्चुअली में जो आर्ट आइटम्स होते हैं या ऐसे कलेक्टेबल आइटम्स होते हैं उनका कोई यूज़ नहीं होता है। सिर्फ एक ही चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आपने बाय किया है तो उससे बड़ी या हायर रेट पे कोई दूसरा बंदा उसको यहाँ पर बाय करे। एंड ये चीज़ स्टार्टिंग से चलती हुई आई। जैसे कलेक्टेबल आइटम्स की अगर हम बात करें तो हम पोकेमॉन कार्ड्स की बात करेंगे जो इनिशियली 1996 के अंदर आए थे और उनका जो फर्स्ट एडिशन था स्टार्टिंग में उसकी कुछ वैल्यू नहीं थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि ये पोकेमॉन कार्ड्स जो थे लिमिटेड सप्लाई के अंदर आए थे, इनकी वैल्यू बढ़ती रही। इनफैक्ट चारजार्ड करके एक पोकेमॉन का कार्ड है जिसकी 2016 के अंदर प्राइस $8,800 थी और आज की डेट में उसकी प्राइस $350,000 प्राइस है। मतलब रियल वर्ल्ड में आप उसको वैसे किसी चीज़ के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसको सेल करोगे तो खरीदने वाले हैं मार्केट के अंदर जो उस कार्ड को कलेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो रेयर है और वैसे फिर से वापस नहीं मिलेंगे। सिमिलरली लोग बेसबॉल कार्ड को भी कलेक्ट करते हैं और इसका भी बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। और दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बेसबॉल कार्ड की अगर बात करी जाए तो वो है हॉनेस वैगनर का जो 1909-1911 में आया था, जहाँ पर अमेरिकन टबैको कंपनी अगर आप उनके सिगरेट के पैकेट खरीदते हो तो उसके साथ ये फ्री में आपको कार्ड मिलते थे। तो कुछ टाइम तक मिले लेकिन उसके बाद उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि हॉनेस वैगनर ने किसी रीज़न से बोला कि अमेरिकन टबैको कंपनी को कि इसको और पब्लिश मत करो। तो वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 25 और 200 कार्ड्स हैं यहाँ पर हॉनेस वैगनर के और इसलिए आज की डेट में उस एक कार्ड की वैल्यू है $3 मिलियन। रियल वर्ल्ड में देखो तो आपको यूज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पुराना है, लिमिटेड है, एक इवेंट था जो एक टाइम पे हुआ, तो इसलिए आज की डेट में उसकी वैल्यू है। तो इसी कारण से एक सेइंग बहुत अच्छी यहाँ पर बैठती है कि वैल्यू एंड ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो वही चीज़ यहाँ पर है, अगर आप उस चीज़ को वैल्यू करते हो तो डेफिनेटली उसके लिए मार्केट प्लेस भी है। एंड सिमिलर चीज़ यहाँ पर NFT के साथ भी हो रही है। ये जो कलेक्टेबल आइटम्स है जो आज की डेट में आ रही हैं, लोग इस सेंस में इसको बाय कर रहे हैं कि आज अगर हम बाय करेंगे तो आने वाले टाइम पे हो सकता है ये रेयर हो जाए और हायर प्राइस के अंदर लोग इसको बाय करें। किसी ने ये नहीं सोचा था कि पोकेमॉन के कलेक्टेबल कार्ड्स जो हैं वो आज की डेट में इतने हायर रेट के ऊपर सेल होंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर हॉनेस वैगनर का जो कार्ड है वो $3 मिलियन के लिए यहाँ पर सेल होगा। अब इन दी एंड यहाँ पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ NFT को लेके तो मेरे अकॉर्डिंग NFT इज हेयर टू स्टे एंड इट इज़ नॉट गोइंग अवे। ये डेफिनेटली एक मार्केट प्लेस है जो बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर देगा आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन अभी जिस तरह का क्रेज चल रहा है ये एक काफ़ी बड़ा बबल है जो फॉर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं जाके बर्स्ट होगा और उसके बर्स्ट होने के बाद जो एक्चुअल में अच्छे यूज़ केस है NFT के वो वहाँ पर रह जाएंगे, बाकी सब कुछ हट जाएगा। क्योंकि करंटली आई कैन सी इस मार्केट प्लेस के अंदर बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे स्नूप डॉग हो गए या फिर पैरिस हिल्टन हो गए, ये भी अपने NFT को यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। अमीर लोग अमीर NFT लॉन्च कर रहे हैं और उसको खरीदने वाले लोग भी अमीर हैं, जहाँ पर आउटरेजेस अमाउंट 50,000, 60,000, 100,000 इतने बड़े बड़े अमाउंट के NFT सेल हो रहे हैं। इन अ वे इट इज़ पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो मार्केट, काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है। लेकिन NFT परस्पेक्टिव से देखा जाए तो इट इज़ अ बबल, क्योंकि अगर NFT एंड कलेक्टेबल आइटम्स को आप देखोगे तो ये चीज़ ऐसी होती है जिसकी प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़नी चाहिए। अगर आप पोकेमॉन कार्ड्स को देखोगे तो इनिशियली स्टार्टिंग में आए थे तो उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के आज इतने सालों में उसकी प्राइस इतनी ऊपर आ गई है। सिमिलरली बेसबॉल कार्ड्स 1904 में जो कार्ड आया था आज उसकी वैल्यू है $3 मिलियन क्योंकि वो इतना पुराना यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अभी जो करंटली NFT आ रहे हैं उनको 1 या 2 साल भी नहीं हुआ, फिर भी वो इतने बड़े हाई अमाउंट पे चल रहे हैं। तो जो कलेक्टेबल होते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइस के अंदर राइज करते हैं, वो स्टार्टिंग से ही हायर प्राइस पे नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो वहाँ पर मार्केट में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा करेक्शन है जो कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर मिलता है। बाकी आई पर्सनली फील NFT को लेके बहुत अच्छे यूज केस हैं जो हमको आने वाले कुछ सालों के अंदर देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली गेमिंग सेक्टर के अंदर, जहाँ पर इन गेम्स आइटम्स को एज ए NFT इशू किया जा सकता है। जैसे वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट हो गया, लीग ऑफ लेजेंड्स हो गया, ऐसे करके काफ़ी सारे PUBG गेम हो गया जिसके अंदर इन गेम जो आइटम्स हैं वो अगर एज ए NFT आपको इशू और आप मार्केट प्लेस पे फिर उसको ट्रेड या फिर आप होल्ड कर पाओ तो वो काफ़ी ऑसम होगा। तो आई थिंक ये भी एक चीज़ है जो हमको आने वाले टाइम में होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि गेमिंग का बहुत बड़ा एक सेक्टर है एंड एग्जिस्टिंग इसके मार्केट प्लेस ऑलरेडी बने हुए हैं। साथ में अगर आप किसी कॉन्सर्ट को अटेंड करते हो, कहीं पर आप टिकट लेते हो तो वो भी एज ए NFT आपको इशू हो सकती है, क्योंकि उनकी भी सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत रहती है। और कल को अगर आपने माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट आपने अटेंड किया होता है और उसकी टिकट एज ए NFT आपके पास होती है तो उसकी भी एक वैल्यू जो होती है मार्केट के अंदर बन जाती है। साथ ही में डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स जो हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो यहाँ पर डायरेक्टली अपने जो कंटेंट है उसको पोस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन और एज ए NFT उसको यहाँ पर सेल कर सकते हैं। म्यूजिक आर्टिस्ट जो हैं
वो अपने म्यूजिक को भी यहाँ पर एज ए NFT सेल कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे अच्छे अच्छे यूज़ केस हैं जो आने वाले टाइम में आ सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये पूरा का पूरा जो स्पेस है इवॉल्व हो रहा है, थोड़ी हाइप यहाँ पर ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, तो उसके कारण थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है। लेकिन जब एक बार ये थोड़ा सा बबल बर्स्ट हो जाता है, वो नॉइज़ बाहर निकल जाती है, तो एक्चुअल में जो अच्छे NFT प्रोजेक्ट्स हैं, जो यूज़ केस हैं, वो सामने हमको देखने को मिलेंगे। बाकी एज ए ट्रेडर अगर आप NFT कॉइन्स को ट्रेड करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली हाइप के साथ कर सकते हैं जब तक ये हाइप यहाँ पर चल रही है। लेकिन एज ए कलेक्टेबल अगर आप NFT को कलेक्ट करना चाहते हैं तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा जब इतनी आउटरीजियस रेट्स चल रही हूँ। अगर फ्री में आपको एयर ड्रॉप मिलते हैं NFT के तो डेफिनेटली उसको क्लेम करिए, बिकॉज यू नेवर नो आने वाले टाइम में कौन सा ऐसा NFT है जो क्रिप्टो पंक्स वहाँ पर बन जाए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको NFT के बारे में सारी डिटेल्स में चीज़ें आपको अच्छे से पता चल गई हो। उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं NFT के बारे में, उसका फ्यूचर क्या है, क्या आपको ये बबल लगता है कि बबल बन रहा है या फिर आपकी व्यू पॉइंट्स डिफरेंट है, वो भी कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।